की न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश नजर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। देवभूमि के हर परिवार को मिलेगा विशिष्ट पहचान नंबर, सीएम धामी ने कहा सरकारी योजनाओं में मिलेगा लाभ। उत्तराखंड कांग्रेस ने अल्पसंख्यक पर फिर जताया भरोसा, जसविंदर सिंह को सौंपी गई महानगर की कमान। कांग्रेस में कलह, उधम सिंह नगर में विधायक बेहड़ के बेटे समेत 11 पार्षदों का सामूहिक इस्तीफा, प्रदेश अध्यक्ष को भेजा त्यागपत्र। कांग्रेस को नई दिशा देंगे गणेश गोदियाल, हरीश रावत बोले मैं ढोल की भूमिका अदा करूंगा। 18 नवंबर को बंद होंगे मद्देश्वर के कपाट, ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में शीतकालीन यात्रा की तैयारियां तेज। देहरादून में आयकर विभाग ने बिल्डरों और शराब कारोबारियों पर छापेमारी की, छापेमारी में 100 अफसरों की टीम शामिल। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 1975 के बाद से आज तक कॉर्बेट नेशनल पार्क के वन क्षेत्र सुंदरखाल में रह रहे लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से राज्य सरकार द्वारा वंचित करने और उनको विस्थापित करने के मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने अगली सुनवाई हेतु 21 नवंबर को तिथि नियत की है। इसी से जुड़े एक जनहित याचिकाकर्ता से कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। आज हुई सुनवाई पर राज्य सरकार ने शपथ पत्र पेश कर कहा कि सरकार इनको विस्थापित कर रही है, लेकिन इतनी जगह एक साथ नहीं मिल पा रही है। अलग अलग विस्थापित करने का प्रकरण शासन में लंबित है। पूर्व में सुंदरखाल जो रामनगर में क्षेत्र है, वहाँ पे फॉरेस्ट की बाहर की लैंड पे कई लोग रहते हैं सन 70 से, और उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए लंबे समय से आश्वासन दिए जाते रहे, लेकिन अभी भी वहाँ बिजली, पानी और सभी सुविधाओं के बिना उनको रहना पड़ रहा है। तो जिस पर पूर्व में कोर्ट ने डायरेक्शन इशू की थी, जिसके बाद गवर्नमेंट ने अपना काउंटर एफिडेविट फाइल किया और ये बताया कि उनके लिए अल्टरनेट लैंड की तलाश की जा रही है, परंतु इतनी भूमि नहीं मिल पा रही है एक साथ, तो कोई मॉनिटरी कंपनसेशन देने का या टुकड़ों में अलग अलग जगह पे भूमि उनको दिए जाने का प्रस्ताव अभी शासन में विचाराधीन है, और जिसके बाद राजस्व विभाग की कोई कमेटी इस पर डिसीजन लेगी, फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे प्रक्रिया की जाएगी पुनर्स्थापना की। इसकी 21 तारीख। और खबर लक्सर से, जहां बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि हमारा मुद्दा पहाड़ और मैदान का नहीं, बल्कि हरिद्वार के लोगों को भी सब्सिडी सहित पहाड़ की तर्ज पर सुविधाएं और व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। सभी को समानता के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। हरिद्वार के बाशिंदों को भी पहाड़ की तर्ज पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। इसके लिए पहले भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और बसपा विधायक ने दावा किया एक किसान हितकारी योजनाओं का उन्होंने खाका तैयार कर रखा है। इसलिए मौका मिलने पर मुख्यमंत्री को किसान हितों की बात करते हुए अपने सुझाव भी रखेंगे। लक्सर विधायक ने प्रेस वार्ता कर कहा कि हड़वे प्लानवाद पर हरिद्वार की जनता को करना होगा संघर्ष। खबर लक्सर से है। लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने पहले तो मैं बता दूं कि ये तो पत्रकारों की मनगढ़ंत कहानी का पहाड़ और मैदान। हम तो ये कह रहे हैं कि हम अभी पहाड़ी मान लो, पहाड़ मैदान की बात नहीं हो रही है। हम ये कह रहे हैं हम अभी पहाड़ी मान लो, जो रवैया पहाड़ के साथ हो वो हमारे साथ भी कर लो, जो सब्सिडी पहाड़ पे है वो हमें भी दे दो, जो प्रमाण पत्र पहाड़ पे है वो हमें भी दे दो, ये है। और रही गन्ने की बात, गन्ने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री को चिट्ठी लिखी थी और मेरे साथ सदन में भी वादा किया था कि हम पहली मीटिंग जैसे सदन के बाद कैबिनेट होगी हम उसमें घोषित करेंगे। और देहरादून में दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में आयोजित मासिक कार्यक्रम खबरपात के 5वें संस्करण में उत्तराखंड राज्य आंदोलन पर केंद्रित परिचर्चा के दौरान आंदोलनकारियों की आंखें नम हो गई। अपने अनुभव साझा करते उन्होंने उस दौरे के जख्मों और संघर्ष की दास्तान सुनाई और कार्यक्रम में शामिल 6 आंदोलनकारियों ने रामपुर तिराहा कांड सहित आंदोलन के दौरान झेले गए भयावह पलों को याद किया। आंदोलनकारी उष्टा भट्ट ने उसे घटना का आंखों देखा हाल सुनाते हुए कहा कि वे 1 अक्टूबर को गोपेश्वर से 24 लोगों के साथ चली थी, जिनमें 14 कर्मचारी, 7 गृहिणियां और 3 छात्राएं शामिल थीं।
और देहरादून में जिले के बड़े बकायेदारों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए आज बड़ी कार्रवाई की। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर एसडीएम न्याय कुमकुम जोशी के नेतृत्व में तहसील सदर क्षेत्र में राजस्व विभाग की टीम ने 3 प्रमुख बकायेदारों की संपत्तियों को कुरकर सील कर दिया और कार्रवाई के तहत मैसर्स साइज कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स की स्प्रिंग विला राजपुर रोड स्थित 4 BHK के फ्लैट को कुर्क किया गया। इस पर 3 करोड़ 41 लाख रुपए की जीएसटी बकाया वसूली दर्ज हुई। DHFL प्रेमिसिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का कार्यालय सील किया गया। इस पर 33,83,83,000 रुपए और 10% संग्रह व्यय की वसूली लंबित थी। और उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर क्राइम टीम ने देश भर में फैले डिजिटल अरेस्ट स्कैम का भांडाफोड़ करते हुए लगभग 87 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का खुलासा किया। टीम ने इस मामले में गिरोह के मुख्य आरोपी किरण कुमार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने खुद को सीबीआई मुंबई साइबर क्राइम और टेलीकॉम विभाग के अधिकारी बताकर देहरादून और नैनीताल के 2 पीड़ितों को डिजिटली अरेस्ट किया था। व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए उन्हें 48 घंटे तक धमकाकर अलग अलग खातों में कुल 87 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए गए। मुख्य आरोपी के खाते में संदिग्ध 9 करोड़ रुपए के लेन देन पाए गए, जिन पर देश भर के विभिन्न राज्यों से 24 शिकायतें दर्ज हैं। आप लोग जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट में मास्टरमाइंड को पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आईजी सर के निर्देशानुसार हमने नई स्ट्रैटेजी बनाई, कोर टीम्स का गठन किया। उसके चलते हमें एक सफलता हासिल हुई है। उसमें हम एक मुकदमा हमारे गढ़वाल रीजन में है, एक कुमाऊं रीजन में है, जिसमें अराउंड टोटल 87 लाख का डिजिटल अरेस्ट में फ्रॉड हुआ है। साइमल्टेनियसली आपके नोएडा साइबर सेल में भी ये 3 करोड़ का मुकदमा पंजीकृत है। एंड बाकी इसमें अराउंड वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इसमें भी मोर देन 20 स्टेट्स हैं जहां की कंप्लेंट्स हमें मिली हैं और उसमें जांच चल रही है कि एफआईआर पंजीकृत है कि नहीं है। खबर लालकुआं से, जहां विधानसभा क्षेत्र के हल्दू चौड़ मंडल में आज युवा आह्वान कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने युवाओं की समस्याएं सुनकर निस्तारण कराने का भरोसा दिलाया। साथ ही कहा कि खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्टेडियम का तेजी से निर्माण कराया जा रहा है, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का बेहतर मंच मिल सकेगा। काम की कमान अपने हाथ में ली है। सामाजिक किसी देखिए, आज युवाओं ने अपनी कुछ समस्याओं को लेकर और क्षेत्र के विकास को लेकर विशेष रूप से युवाओं के हाथों को रोजगार मिले, युवाओं को जो बहुत हमारे कुछ युवा जो राह भटक रहे हैं, जो नशे की ओर को जा रहे हैं, ऐसे युवाओं को रोकने के लिए, उनके हाथों को काम देने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए युवा शक्ति ने एक बड़ा सम्मेलन आज यहाँ पर किया है और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। यह कार्यक्रम पहले मेरे द्वारा नहीं, मेरी विधानसभा के सभी लोग लगे थे इसमें। बिंदुखत्ता मंडल भी, लालकुआं मंडल भी, गोलापार मंडल से भी हमने सहयोग के लिए कहा था, शायद वहाँ से कोई आया नहीं। और इसमें सभी युवाओं ने, बिंदुखत्ता मंडल से हमारे युवा मोर्चा ने हमें सपोर्ट करा इस कार्यक्रम के लिए, और लालकुआं मंडल से हमारी सारी टीम आई, युवा मोर्चा मेन बॉडी की टीम ने भी सहयोग करा। और हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक माननीय विधायक जी के भतीजे भी हैं, मेरे छोटे भाई हैं चेतन बिष्ट जी, इस कार्यक्रम के संयोजक वो कर रहे थे। और मैं उनके साथ, मेरी टीम, मेरे पूरे साथी, सभी लोग, हमने सब लोगों ने मिलजुल कर यह कार्यक्रम, आज एक भव्य कार्यक्रम हमने माननीय विधायक जी के लिए किया। और हमने विधायक जी को ये दिखाया कि 2027 में भी युवा, आज तो ये खाली आप ये समझ लीजिए कि 20% हमारा युवा आया विधायक जी का। और खबर देहरादून से, जहां हरिद्वार से बीजेपी सांसद एवं देवभूमि विकास संस्थान के संरक्षण त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डिफेंस कॉलोनी स्थित अपने निजी आवास पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने आजकल के वैवाहिक जीवन में हो रहे अलगाव को लेकर चिंता जताई।
उन्होंने कहा कि गंगधारा 2.0 इन बिखरते हुए रिश्तों को पड़ताल करेगा। वहीं दून विश्वविद्यालय गंगधारा 2.0 में सह आयोजक की भूमिका में रहेगा। आगे उन्होंने कहा कि जहां पिछले वर्ष इस व्याख्यान माला की शुरुआत की गई थी, वहीं इस कड़ी में इस बार एक दिवसीय कार्यक्रम संस्कृति विभाग के हरिद्वार रोड स्थित प्रेक्षागृह में 15 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश में बढ़ते हुए तलाक दर को कम करने के लिए विशेषज्ञ प्री वेडिंग काउंसलिंग, समझ और संवाद के अंतर्गत चर्चा करेंगे। बुद्धिजीवियों को, वैज्ञानिकों का, पत्रकार बंधु और समाज के 15 तारीख को नवंबर को एक प्रोग्राम होगा। इसका नाम दिया गया प्री वेडिंग काउंसलिंग, संवाद और समझ और संवाद नाम दिया गया है। ये प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होकर के और 2:30 बजे तक चलेगा, जिसमें हमारे कुछ मनोवैज्ञानिक, कुछ मनोचिकित्सक, कुछ काउंसलर, इसमें जो इन बातों के विशेषज्ञ हैं, इन विषयों के विशेषज्ञ हैं। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति मामले पर दायर विभिन्न याचिकाओं की एक साथ सुनवाई हुई और मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति करते हुए सभी को लाभान्वित करने का आदेश जारी किया। बता दें कि प्रदेश में एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति के मामले पिछले कई सालों से लटके पड़े हैं। प्रभावित शिक्षक और प्रवक्ता लंबे समय से सरकार से पदोन्नति देने की मांग करते आ रहे हैं और विभागीय स्तर पर सुनवाई न होने पर कई लोगों ने उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हुए याचिकाएं दायर की। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि प्रधानाचार्य पद की सीधी भर्ती को निरस्त कर पदोन्नति के माध्यम से भरा जाए। इधर आ जाओ, चले जाओ। झंडा हिल रहा था। एक मैटर था सीनियरिटी का डिस्प्यूट का, ये जो असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड और लेक्चरर्स के बीच का। जो हमारा ये कहना था कि एक जो केस हुआ था पहले भुवन चंद्र कांडपाल वाला, जिसमें कि एक जीओ के आधार पर उसको सीनियरिटी दी थी उनको 21 नवंबर 1995 के जीओ के आधार पर उनको 1/10/1990 से रेगुलर मानते हुए उनको सीनियरिटी का बेनिफिट दिया था। तो हमारा भी यही कहना था, और जो थे लक्ष्मण खाती, त्रिभुवन कुंवर, जीवन धामी, कई पिटिशनर थे एलटी ग्रेड और लेक्चरर दोनों। तो हमारा ये भी कहना था कि हमारा केस भी, हमारा अपॉइंटमेंट भी 1/10/90 से पहले हुआ था और हम भी जो है 21 नवंबर 95 के जीओ से कवर्ड हैं। लिहाजा हमें भी सीनियरिटी जैसे भुवन चंद्र कांडपाल को दी थी उसी के आधार पर सीनियरिटी देते हुए सभी सर्विस बेनिफिट दिए जाएँ। तो हम पहले यहाँ से जीत गए थे और डबल बेंच से। तो उसके बाद जो है फिर सरकार ट्रिब्यूनल चलेगी। ट्रिब्यूनल ने भी हमारे फेवर में करते हुए कहा था कि 1/10/90 को ही जो है इनकी सीनियरिटी वो रेगुलर मानते हुए इनकी सीनियरिटी डिसाइड करिए आप 3 महीने के अंदर। और बीते रोज उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसमें उत्तराखंड के हर परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए विशेष आईडी बनानी पड़ेगी। इससे अब सरकार की आगामी चुनावी रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पूरे प्रदेश में मूल निवास की मांग एक बार फिर से गरमाने लगी थी। ऐसे में सरकार ने देवभूमि परिवार योजना शुरू करने का निर्णय लिया और योजना के तहत राज्य में रहने वाले हर परिवार का पहचान पत्र बनेगा, जिसमें पूरे परिवार का ब्यौरा दर्ज होगा। इससे पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। लंबे समय से सरकार इस बात का संज्ञान ले रही थी कि सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ ठीक प्रकार से नीचे तक पहुंचे। उसके लिए जो उत्तराखंड के लोग हैं, देवभूमि में निवास करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए देवभूमि विकास योजना करके एक कार्ड बनेगा
वो सबको दिया जाएगा और उसमें सब प्रकार की योजनाओं का एक प्रकार से प्रारूप होगा और उसका लाभ नीचे तक पहुंचे, जिस व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है तक वो सुविधाएं मिले, उसकी एक प्रक्रिया हम सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं। और खबर देहरादून से, जहां सभी राजनीतिक दल वर्ष 2027 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी क्रम में पिछले कुछ दिनों से पूर्व सीएम हरीश रावत ब्राह्मण समाज के प्रति अपना कुछ अधिक ही प्रेम और समर्पण दर्शा रहे हैं। अब उन्होंने अलग थ्योरी पेश करते हुए कहा, सनातन धर्म, ब्राह्मण और कांग्रेस तीनों का एक स्वभाव यानी यह समन्वयवादी और उदार है। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि ब्राह्मणों के कांग्रेस से अलग होने के बाद से देश में असहिष्णुता बढ़ी है, जबकि कांग्रेस कमजोर हो गई है। सत्य ये है कि सनातन धर्म, ब्राह्मण और कांग्रेस तीनों का स्वभाव एक समान है। ये तीनों समन्वयवादी हैं, ये तीनों उदार हैं, ये तीनों सहिष्णु हैं। और दूसरी बात ये निकल गई, जरा बात आगे चलते चलते मैंने कहा जब से कांग्रेस से ब्राह्मण हटे हैं तब से जरा सा असहिष्णुता भी देश में बढ़ गई है। मेरे को जो लगता है कि जो कांग्रेस से ब्राह्मण दूर हुआ है, और कम से कम उत्तराखंड के संदर्भ में अगर बात करूं तो उसका कोई सबसे बड़ा कारण रहा है तो हरीश रावत रहे हैं। क्योंकि जब पहला मुख्यमंत्री उत्तराखंड को कांग्रेस ने ब्राह्मण दिया था नरेंद्र दत्त तिवारी जी को 5 साल तक हरीश रावत जी ने चैन से रहने नहीं दिया और उनको अपने 5 साल पूरे करने के लिए 150 लाल बत्तियां बांटनी पड़ी, विवेकाधीन कोष बांटना पड़ा, जमीनें कौड़ी के भाव 1-1 रुपये पर जमीनें लीज की गई। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवनिर्वाचित उधम सिंह नगर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा और महानगर अध्यक्ष रुद्रपुर ममता रानी आज कांग्रेस कार्यालय खटीमा पहुंचे, जहां उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर खटीमा कांग्रेस विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने बताया कि जहां केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व के द्वारा कई प्रदेशों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जा रही है, वहीं उधम सिंह नगर से कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा को बनाया गया और महानगर रुद्रपुर अध्यक्ष ममता रानी को बनाया है, जिसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। 2027 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। भुवन कापड़ी जिंदाबाद, भुवन कापड़ी जिंदाबाद, हिमांशु गावा जिंदाबाद, हिमांशु गावा जिंदाबाद, ममता रानी। मैं चाहूँगा जो मैं कहूँगा आए और स्वागत करें। अपना केंद्र नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने एक मुहिम छेड़ रखी है पूरे देश में कि अब जो संगठन के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष बनेंगे, सजन संगठन कार्यक्रम के तौर पर ऑब्जर्वर हर विधानसभा में भेजे गए और उन्होंने नीचे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक सबसे राय मशवरा किया। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी ने जिला अध्यक्षों के चयन की पूरे देश भर में संगठन सृजन एक प्रक्रिया शुरू करी है, जिसमें ऑब्जर्वर आकर जो है कि राय मशवरा करते हैं, अंतिम छोर के कार्यकर्ता से मिलते हैं और फिर ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के आधार पर। और उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष के रूप में गणेश गोदियाल की ताजपोशी का वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने स्वागत किया। कोटद्वार में मीडिया से बात करते हुए सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि गणेश गोदियाल युवा हैं और उनमें वह सभी क्षमताएं मौजूद हैं जो संगठन को मजबूती प्रदान करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस मौजूदा भाजपा सरकार को चारों तरफ से घेरने का काम करेगी। कमियां हैं या उनकी लापरवाहियां हैं
या उनकी असफलताएं हैं, उनको उजागर करते हुए जनता को रूबरू कराने की कोशिश करनी होगी, ताकि जनता को असलियत का पता चल सके कि ये वर्तमान सरकार क्या कर रही है। और अगर इस पर हम लोगों ने अपना ध्यान केंद्रित कर लिया तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आज वर्तमान सरकार को चारों तरफ से फेलियर और लक्सर में पिछले एक सप्ताह में मौसम काफ़ी सर्द हो गया है। रात का न्यूनतम तापमान घटकर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। ठंड के कारण निमोनिया बुखार का प्रकोप शुरू हो गया। ज़्यादातर 5 साल तक की उम्र के बच्चे इसकी चपेट में, और एक हफ्ते में प्राइवेट डॉक्टरों के अलावा सरकारी अस्पतालों में भी निमोनिया के मरीज बढ़े हैं। नवंबर महीने की शुरुआत में बहुत कम सर्दी पड़ रही थी, तब दिन में अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री और रात में 15 से 18 डिग्री के बीच रहता था, लेकिन इसके बाद मौसम ने अचानक करवट ली। पिछले एक हफ्ते से दिन का तापमान 24 से 28 डिग्री तक है, जबकि रात में ये घटकर 10 से 12 डिग्री हो रहा है। मौसम अचानक ठंडा होने के बाद क्षेत्र में निमोनिया बुखार के मरीज ज़्यादा बढ़ रहे हैं। खबर लक्सर से। लक्सर में पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एडवोकेट एसोसिएशन के आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अधिवक्ता बुद्धिजीवी वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए समाज और राष्ट्र हित में उनकी जिम्मेदारी आम सामान्य आदमी से ज़्यादा है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से आतंकी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, ऐसे में बुद्धिजीवी को सतर्क रहने के साथ ही समाज को सतर्क रखने की ज़रूरत है। आतंकवाद कभी भी ये एक जगह नहीं रह सकता। अगर आतंकवाद अगर मेरे बगल में हो रहा है ना, तो ये मान लो कि आपके घर में भी कभी भी हो सकता है, आपके घर पर भी कभी भी हमला हो सकता है। इसलिए अवेयर रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है। फिर जो ये लोग छुपते हैं वो ऐसी जगह छुपेंगे जहां उनको लगेगा कि यहाँ पर हम पे शक नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड क्योंकि शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ की छवि एक शांत प्रदेश की है, तो ये कोशिश हो सकती है कि वो यहाँ पर अपना ठिकाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और उसका समाधान यही है कि हम जागरूक रहें, अपनी निगाहों को तेज रखें, यानी कि अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में कहीं ऐसे कोई संदिग्ध व्यक्ति तो। और लखनऊ से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर लखनऊ से मिल रही है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में पहुंची एटीएस टीम। इंटीग्रल विश्वविद्यालय प्रशासन से टीम ने पूछताछ की है। विश्वविद्यालय में सीनियर रेजिडेंट पद पर था डॉक्टर परवेज तैनात। दिल्ली धमाके से पहले पद से इस्तीफा दिया था। विश्वविद्यालय में सीनियर रेजिडेंट पद पर डॉक्टर परवेज था और दिल्ली धमाके से पहले पद से इस्तीफा दिया था। तो दिल्ली बम धमाके के बाद लगातार जो एक्शन लिया जा रहा है तमाम इंटेलिजेंस टीमों के द्वारा, उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस एटीएस टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। उसमें इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में एटीएस टीम पहुंची है। इंटीग्रल विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछताछ चल रही। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज।